की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, पूरी किताब के हम क्या देखेंगे यहाँ पर, पूरी किताब के देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डेरिवेशन थ्योरी। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 3 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा? 3 अंक का आएगा। ठीक है, 30 नंबर के आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन, वैसे तो 33 नंबर के आते हैं, लेकिन एक उसके अथवा में लिखा होता है क्वेश्चन में। ठीक है, काउंट तो अथवा में दिया होता है, आपको करिए चाहे ना करिए, लेकिन बट यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूरे कितने होंगे? 30 नंबर के होंगे। 30 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। जितने हम क्वेश्चन दे रहे हैं इतने आपको तैयार करते चलने हैं, ध्यान रखना। 30 नंबर बहुत होते हैं, बाद में 5-5 नंबर के करवाएंगे, फिर 2-2 नंबर के, क्योंकि 3-3 नंबर के बहुत क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के आते हैं। इनको जरूर तैयार कर लीजिए, कुछ होता ही नहीं है बहुत। आप जितने हम करा रहे हैं उतने तैयार कर लें, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा यहाँ पर। ठीक है, न्यूमेरिकल जितने दे रहे हैं, जितने डेरिवेशन दे रहे हैं, जितनी थ्योरी दे रहे हैं, इनको सबको अच्छे से तैयार कर लेना, एक एक कॉपी में नोट कर लेना। बस एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज कर लेना, बस पेपर दे देना, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, ध्यान रखना। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बहुत बार हर साल आता है, ध्यान रखना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फ्राइडे के नियम लिखिए। हर साल आता है 100%, किसी ना किसी सेट में छपा होता है। 2024 में लिख लीजिए यहाँ पर, क्या पता आपके सेट में छपा हो। ठीक है, अधिकांश सेट में छपा होता है। फिर देखिए, एक परिनालिका के सुप्रेरकत्व का गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। एक परिनालिका के सुप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए, सूत्र निगमन कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, कुछ किसी प्रकार क्वेश्चन आए आपको यही लिखना है। सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फ्राइडे के नियम। देखिए लिख लीजिए, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फ्राइडे के नियम लिखिए। देखिए क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या हो जाता है, आपको मालूम होगा। एक परिपथ में एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। जब भी परिवर्तन होगा क्या होगा, परिपथ में एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का भी नियम कहते हैं। क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। देखिए, जब किसी विद्युत परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। ये क्या है, प्रेरित विद्युत बल है। ठीक है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या है, फाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। डेल्टा टी का मतलब क्या, परिवर्तन, डिफरेंशिएशन मतलब कि परिवर्तन, चेंज बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, परिवर्तन दर के बराबर होता है। यही से क्या कहते हैं, न्यूमैन का नियम कहते हैं यहाँ पर। ई बराबर क्या होता है, माइनस के डेल फाई ओवर डेल टी। फिर देखिए द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है यहाँ पर, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसी को लेंज का नियम भी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का क्या करती है, विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं यहाँ पर। लिख लीजिए, कुछ है नहीं फ्राइडे के नियम में। पहला नियम नोट कर लीजिए, दूसरा नियम। 100% क्वेश्चन फंसेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसी के अथवा में देखिए, इसी के इसमें जुड़कर आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कभी कभी फ्राइडे के नियम 3 नंबर के आ जाते हैं, लेकिन पेपर बनाने के लिए, पेपर जो बनाएगा उसको आप देख नहीं है, पता नहीं कितने नंबर का रहे क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो 3 नंबर का आप देखेंगे, 2023 में 3 नंबर का आया क्वेश्चन, लेकिन उसमें उन्होंने 2020 में ये जोड़ दिया था। ठीक है, 3 नंबर में जोड़ दिया था, यानी कि एक परिनालिका के सुप्रेरकत्व के गुणांक का सूत्र प्राप्त किया, उसमें भी जोड़ दिया था। वैसे 3 नंबर के फ्राइडे के नियम ही है यहाँ पर। 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जितने नंबर का उतना नंबर का कर देना, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए फिर का, एक परिनालिका के सुप्रेरकत्व का गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। वैसे पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का बनना चाहिए, लेकिन पता नहीं भाई। ठीक है, देखिए हमारे पास सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जानते हैं। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है, ध्यान रखना है। डेरिवेशन हमने कराया था जब, मतलब कि जब आंसर शायद सोल्व हो रहा था। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जब आंसर सोल्यूशन करवाया था तब शायद करवाया था हमने। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर तो क्या होता है, बताइए यहाँ पर क्या होता है। बी बराबर क्या होता है, म्यू नोट एन आई। इसमें हमने क्या बताया था यहाँ पर, क्या होता था बताइए, यानी कि तार के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बताई थी कि नहीं बताई थी। अब एक तार क्या होता है, तार के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बराबर तार के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तार के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एन होता है। ठीक है, स्मॉल एन की यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नोट एन आई अपान यल। इसको डाल देंगे समीकरण 1। डाल दिया समीकरण 1। ठीक है, एन क्या है, स्मॉल एन लिख लेना। क्या लिख लेंगे आप, तार की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, अब निकालेंगे प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। प्रत्येक फेरे से बद्ध, प्रत्येक मतलब एक, यानी कि प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर बी ए होता है। यहाँ पर होता है बी ए। ठीक है,
बी होता है, वैसे ए बी डॉट ए बी ए कोष्टिटा, लेकिन यहाँ पर बी ए ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, बी ए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, और हमें हाँ बी का मान देखिए पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा म्यू नोट म्यू नोट एन आई अपान यल, ठीक है, म्यू नोट एन आई अपान यल, ठीक है, राइट, इतना पुट कर दिया यहाँ पर। और ये लिखा हुआ ए एच टी लिख दिया यहाँ पर, लिख लिया। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, ठीक है। परिनालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स निकाल लीजिए, परिनालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क, चुंबकीय फ्लास्क के लिए हम लोग के परिनालिका के बद्ध चुंबकीय फ्लास्क निकाल ले, यहाँ पर एन फाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एन फाई, हो जाएगा एन फाई। अब देखिए फाई का मान हमने निकाल लिया है, ए निकाला देख लिया भाई साहब समीकरण 2 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चुंबकीय फ्लास्क बराबर एन एच टी से लिखा हमने, लिखा। अब यहाँ पर क्या है निकाला हमने म्यू नोट एन आई ए अपान यल, आई एन की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन स्क्वायर हो जाएगा, एन की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर। और क्या बचा हमारे पास, क्या बचा म्यू नोट बचा, और क्या बचा यहाँ पर म्यू नोट बचा, ए बचा, आई बचा, म्यू नोट आई ए बचा, अपन नीचे क्या बचा हमारे पास यल बचा यहाँ पर। इसको डाल दीजिए समीकरण 3, यहाँ पर डाल दिया समीकरण 3। अपन हमें निकालना क्या है, सुप्रेरकत्व। सुप्रेरकत्व के लिए फार्मूला क्या होता है, यानी परिनालिका का सुप्रेरकत्व फार्मूला होता है यल बराबर क्या होता है, म्यू नोट एन फाई अपन क्या होता है, यल बराबर क्या होता है, एन फाई अपन ए होता है, ठीक है। अब देखिए एन फाई का माने पूरा निकाला, यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, एन इसकी एन फाई का माने सभी निकाला, इसी के बराबर होगा, यहाँ पर चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, एन स्क्वायर म्यू नोट आई ए अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर यल, ठीक है, यल एल आई लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, आई क्या हो जाएगा, आई इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर आई, ठीक है, इसी के नीचे यहाँ पर देखिए आई से आई उड़ा दीजिए, यहाँ पर आई से आई उड़ा दीजिए, ठीक है। तो यल बराबर क्या आ जाएगा आपका एन स्क्वायर म्यू नोट ए अपान यल, ठीक है। यही क्या है आपका, आई क्या परिनालिका का सुप्रेरकत्व है, यही आपका डेरिवेशन होगा यहाँ पर। देखिए कितना सिंपल तरीके से कर दिया यहाँ पर, बस हो गया काम, इतना आपको कर देना है यहाँ पर एग्जाम में, ठीक है। कोई कठिन है यहाँ पर, सबसे पहले हमको क्या निकालना, परिनालिका के भीतर चुंबकीय फ्लक्स निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है, बीवार उतना होता है। प्रत्येक बद्ध से चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है, यहाँ पर प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे, यहाँ पर इतना जाएगा परिनालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स एन फाई, यहाँ पर एन फाई का मान निकाल जाए, पुट करेंगे यहाँ पर, सुप्रेरकत्व का फार्मूला जानते हैं यहाँ पर, एन फाई का मान निकाल यहाँ पर पुट करिए, आपका डेरिवेशन हो गया यहाँ पर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए 100% बता रहे हैं क्वेश्चन जितने हम करा रहे हैं, गारंटी है इस बात की, इससे बाहर नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। पेपर देखिए 2024 में बहुत न्यूमेरिकल करवा चुके हैं, न्यूमेरिकल आमाचोर इसमें भी लाए, इस वीडियो में भी सब पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। देखिए विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए यहाँ पर, ठीक है। किरचॉफ के नियम लिखिए यहाँ पर, देखिए प्रथम नियम संधि अथवा धारा का नियम। देखिए क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। देखिए क्या है हमारे पास संधि यहाँ पर, क्या देखिए किसी, देखिए समेसन लिखो, इसका मतलब क्या होता है योग जोड़, ठीक है। देखिए इन सभी ये धाराएं हमारे पास संधि पर जा रही हैं, संधि की ओर जा रही है, संधि से बाहर निकल रही है, संधि से बाहर, इनका योग कर दीजिए, जोड़ घटाव कर दीजिए, यहाँ बराबर 0 कर दीजिए। देखिए संधि की ओर जाने वाली धारा क्या लेंगे हम, धनात्मक लेंगे, संधि से बाहर जाने वाली धारा क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। देखिए आई क्या जा रही है यहाँ पर, संधि की ओर जा रही है, अंदर जा रही है, तो I1 प्लस का ले लेंगे यहाँ पर। I2 कहाँ जा रही है, संधि की ओर जा रही है, प्लस का ले लिया यहाँ पर। अब जितनी भी धारा यहाँ पर और खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। I3 कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, निगेटिव ले लिया। I4 कहाँ जा रहा है, माइनस का बाहर जा रहा है, निगेटिव ले लिया। I5 कहाँ जा रहा है, माइनस जा रहा है, निगेटिव ले लिया यहाँ पर। बराबर क्या कर देंगे 0, इतना यहीं पर छोड़ सकते हैं, या इसको माइनस वाले को उधर भेज दीजिए, 75 कर दीजिए आप, ठीक है। तो I1 प्लस I2 उधर जाएंगे, इसके निगेटिव हो जाएगा, I1 प्लस I4 I3 प्लस I4 I प्लस के I5, बस हो गया काम। प्रथम नियम हो गया, यही है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, बस हो गया काम। फिर देखिए द्वितीय नियम अथवा वोल्टा अथवा पास का नियम यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, ठीक है, धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये देखिए, इसको ध्यान रखना, इसको मत ध्यान रखना। समेसन आई बराबर क्या होता है, समेसन ई, तो इसी से आप बना देंगे यहाँ पर। क्या बना देंगे, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, इसका मतलब क्या होता है, बीजगणितीय योग, ठीक है, योग बीजगणितीय योग
उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बस हो गया काम, इतना आपको ध्यान रखना, इसी से बना देना। फिर देखिए इस चित्र आपको बनाना, चित्र है उसमें चित्र देते हुए वर्णन कीजिए, तो एक चित्र बन देंगे, इसी से न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 3 पेट्रोल लगा दिए, यहाँ पर 2 से ले लीजिए, हम कितने भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमेशा ध्यान, जब प्लस से देखिए धारा, जब धारा की दिशा में चलते हैं प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, जब विपरीत चलते हैं नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए जब प्लस से माइनस से प्लस शुरू करते हैं, ठीक है, यानी कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, तो विद्युत भागफल क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, ठीक है। माइनस से प्लस, जब प्लस से माइनस की ओर शुरू करते हैं तो क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। बस इतनी छोटी सी बात ध्यान रखनी, न्यूमेरिकल में भी काम आएगी, यहाँ पर भी काम आएगी। देखिए बंद पास बन के लिए, बंद पास बन है, बंद पास 2 है यहाँ पर, तो बंद पास बन इसके लिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं, प्लस से माइनस, धारा हमेशा कहाँ से बहती है, प्लस से माइनस को। देखिए I1 यहाँ पर बात, इसमें I1 चली गई। अब देखिए यहाँ पर प्लस से प्लस के मान इधर की ओर चली गई I2। अब देखिए I1 इधर की ओर आएगी, I2 इधर के, दोनों जुड़कर कहाँ इधर इधर के आ जाएंगे, I1 प्लस I2 हो जाएगा यहाँ पर इधर, ठीक है, हो गया। अब देखिए बंद पास बन ले लिया, इसको बंद पास 2 मान लिया यहाँ पर, चाहे इसके नाम दे सकते हैं ABCD कुछ भी, लेकिन हमने बंद पास डायरेक्टली मान लिया 1 2 मान लिया यहाँ पर, ठीक है। बंद पास बन के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल विद्युत भागफल के बराबर होता है। देखिए R1 I1 धारा की दिशा में चल रहे हैं, ए वाला लिया यहाँ पर, फिर देखिए इधर की ओर हम उधर जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है, हम उधर जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है, तो क्या लेंगे यहाँ पर, नेगेटिव लेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम चूंकि विपरीत चल रहे हैं, हम उधर चल रहे हैं लेकिन धारा इधर आ रही है, देखिए बह रही है यहाँ पर, तो माइनस का R2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस से माइनस की ओर शुरू किया तो इवन क्या हो जाए, प्लस का हो जाए। लेकिन यहाँ पर प्लस से विद्युत भागफल ये वाला लेंगे, लेकिन ये प्लस से इधर जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर शुरू हो रहा है तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। देखिए माइनस से प्लस शुरू हो रहा तो प्लस का लिया, जब प्लस से माइनस जैसे उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा, माइनस का E2 हो जाएगा, बस छोड़ दीजिए यहीं पर। फिर बंद पास 2 ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लेंगे, बंद पास 2, बंद पास 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला लीजिए, प्लस से यहाँ से देखिए I2 R2 हो जाएगा। फिर धारा की दिशा में इधर चल रहे हैं तो R3 I1 प्लस I2, इसमें कोई विद्युत भागफल आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर E2 और कोई है नहीं, E2 है यहाँ पर, E1 है नहीं, E1 ऊपर था, इसमें दोनों कॉमन थे, इसमें कुछ नहीं है, 0 होगा एक, तो यहाँ पर E2 बराबर E2 हो जाएगा। इतना आप छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, किरचॉफ के दोनों नियम हो गए यहाँ पर, कितना सिंपल है, कठिन है कुछ नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है यहाँ पर, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के पेपर में सब आए हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना, यूपी बोर्ड में सब आ चुके हैं जे, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात इतना है। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, कुछ होता ही नहीं, जितने हमने फार्मूला लिखवाए थे बस उनको याद कर लेना। देखिए यहाँ पर क्या पूछा कि त्रिज्याओं का अनुपात हमने आपको बहुत न्यूमेरिकल करवा दिए हैं, ध्यान रखना, आपने कॉपी खोल कर दिख रहे हैं कितने न्यूमेरिकल हो गए, इतने करवाएं, कुछ कहने के नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक एक पार्ट के कम से कम 50-50 न्यूमेरिकल सब आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो पथों पर गति करते हैं, उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या मतलब रेडियस, किसकी रेडियस का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर एल्फा का पहले क्या दिया, एल्फा का लिखा बाद में प्रोटॉन, तो R एल्फा रेशियो R प्रोटॉन, एल्फा का प्रोटॉन का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है बस। और क्या दिया यहाँ पर, तथा एल्फा तथा प्रोटॉनों के वेगों का अनुपात, यानी कि B एल्फा क्या दिया है, B एल्फा रेशियो B प्रोटॉन, ठीक है, बराबर क्या दिया है, 1:3 दिया है यहाँ पर, ठीक है। इतना हमें दे दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उनका एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B क्या है, समान है, ठीक है। अब इसके लिए R बराबर बहुत फेमस फार्मूला, R बराबर क्या होता है, mb/qb, ठीक है, mb/qb, ये फार्मूला ध्यान रखना बहुत काम का होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या, एक प्रोटॉन पहले अल्फा कण के लिए लिख लीजिए, आप लिखेंगे यहाँ पर अल्फा कण के लिए तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं R एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर R एल्फा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर m एल्फा हो जाएगा, m एल्फा और क्या हो जाएगा, b एल्फा हो जाएगा, राइट, v एल्फा हो गया यहाँ पर, डिवाइड बाई q क्या हो जाएगा यहाँ पर, q एल्फा हो जाएगा। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र उन्होंने क्या बता दिया, हमें समान बता दिया, समान बताया, ऊपर दिखाया था समान है, तो इसको HT लिखे यहाँ पर, वैसे भी बाद में कट जाएंगे, समान है, समान तो कुछ भी छेड़खानी मत कीजिए, तो ज्यों का त्यों लिखा रहने दीजिए। इसको डाल देंगे समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1, एल्फा कण के लिए लिख लिया। अब लिखेंगे प्रोटॉन के लिए लिखिए यहाँ पर, तो R प्रोटॉन हो जाएगा यहाँ पर, हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m प्रोटॉन, राइट, और B प्रोटॉन डिवाइडेड बाई, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर Q प्रोटॉन, B तो समान ही है, कुछ मत कीजिए यहाँ पर, समीकरण 2 डाल दीजिए यहाँ पर, डाल दिया। समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, लिखिए समीकरण 1 बटे समीकरण 2, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इधर यहीं पर लिख लेते हैं, R एल्फा बटे R प्रोटॉन बराबर, देखिए इसका मान कितना दिया, m एल्फा सही है, B एल्फा बटे Q एल्फा इंटू B डिवाइडेड बाई क्या दिया, MP BP बटे QP इंटू B लिखा यहाँ पर। इसको उल्टा कर दीजिए, m एल्फा
बी अल्फ़ा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा क्यू अल्फ़ा इंटू बी हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको ऊपर भेज दीजिए क्यू पी बी बटे क्या हो जाएगा एम पी इंटू बी पी। अब देखिए अब यहाँ पर कुछ कट रहा है, यहाँ पर देखिए बी से बी उड़ा दीजिए। अब छोटी सी आपको थोड़ी सी बेसिक बातें मालूम होना चाहिए, क्या यहीं पर लिख देते हैं, बेसिक बातें लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या बेसिक बातें होती हैं, देखिए अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के क्या होता है, यहाँ पर प्रोटॉन के क्या होता है बताइए, यहाँ पर क्या होता है दुगुना होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन का क्या होता है बताइए, हाँ बताइए क्या होता है 4 गुना होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है प्रोटॉन का 4 गुना होता है यहाँ पर। ठीक है, प्रोटॉन का क्या होता है 4 गुना होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन का क्या होता है दुगुना होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन दिया होता है, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। ठीक, कुछ भी दिया हो आपके, ठीक है प्रोटॉन दिया तो प्रोटॉन, ये अल्फा कण का यानी कि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन क्या होता है 4 गुना होता है। इतनी आपको छोटी सी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आर अल्फा बटे आर प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए एम अल्फा की जगह पर क्या लिख सकते हैं एम अल्फा 4 एम पी लिख सकते हैं, लिख दिया 4 एम पी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, बी अल्फा और बी पी, इसको चलो बी अल्फा देखिए इसको बाद में लास्ट में लिख लेंगे यहाँ पर, बी अल्फा इसको छोड़िए, फिर क्या हमारे पास बचा यहाँ पर क्यू पी बचा यहाँ पर क्यू पी के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं क्यू पी के यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, सॉरी ये प्रोटॉन क्यू पी प्रोटॉन लिखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन सही तो है यहाँ पर, देखिए अल्फा कण का द्रव्यमान सही है यहाँ पर, लेकिन प्रोटॉन का यहाँ पर आवेश क्या ले लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए ई ले लीजिए, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है ई ले लिया यहाँ पर, ई चूंकि ई यहाँ पर लिया तो ई ले, चाहे यहाँ पर क्यू ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ई ले लीजिए यहाँ पर, अल्फा यहाँ पर लिखा हुआ इसको काटना हुआ। ठीक है, अल्फा ही है। ठीक है, क्यू पी यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर ई ले लेंगे राइट, और क्या ले लेंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाई। ठीक है, बी अल्फा बाद में लास्ट में, फिर क्या है यहाँ पर क्यू अल्फा की यहाँ पर क्या ले लेंगे क्यू अल्फा की यहाँ पर 2 ई ले लेंगे, यहाँ पर 2 ई ले लिया, क्यू अल्फा की यहाँ पर क्या ले लिया 2 ई ले लिया, यहाँ पर ले लिया। ठीक है, एम पी की यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर एम पी के यहाँ पर कुछ नहीं लेंगे, इसको जो एच टी लिखिए। अब बचा इधर क्या हमारे पास है बी अल्फा बट्टे क्या बचा यहाँ पर बी पी बचा, इसको इधर लिख लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको इधर सोल्व करते हैं पेज पर, इसको रुक जाइए। देखिए अब यहाँ पर देखिए एम पी लिखा हुआ, इतना आपको समझ में आया है कि नहीं ये बताइए, कुछ नहीं किया बस इतना आपको बेसिक सी बातें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए एम पी से एम पी उड़ा दीजिए, यहाँ पर ई से ई उड़ा दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर अल्फा बटे आर प्रोटॉन। ठीक है, आर प्रोटॉन राइट बराबर यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, 2 लिख लिया भाई साहब, हमने लिख लिया 2 लिख लिया। अब देखिए बी अल्फा अपन बी पी का मान कितना दिया है यहाँ पर, देखिए बी अल्फा अपन बी पी, इसका अनुपात का मतलब क्या होता है बटे बी अल्फा बी पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी अल्फा अपन बी पी बराबर क्या 1/3 है, यहाँ पर लिख लीजिए 1/3, क्या लिख लेंगे यहाँ पर 1/3 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/3, समझ रहे हैं कि नहीं आप, देखिए 1/3 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2/3, इसका रेशियो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आर अल्फा बी प्रोटॉन, सॉरी अनुपात में लिखिए आर अल्फा रेशियो आर क्या बन रहा है बी क्यों बन रहा है आर प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है, 2:3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2:3। ठीक है, 2:3 क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर अल्फा कण का यानी कि आर अल्फा कण की त्रिज्या प्रोटॉन की त्रिज्या का रेशियो चाहे इसको बट्टे में लिख सकते हैं, यहाँ पर बट्टे में ही आंसर सही है यहाँ पर। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए चौथा देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए चौथा, अब देखिए इस क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% लिख लीजिए, 100% ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्या आता है, ये अनुनादी आवृत्ति के लिए डेरिवेशन आता है और एलसीआर परिपथ पर न्यूमेरिकल आता है। इस 2 चीज़ इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप पिछले सालों के पेपर हर साल उठा लीजिए, आपको एलसीआर परिपथ पर एक वो मिलेगा न्यूमेरिकल 5 नंबर का। ठीक है, और ये डेरिवेशन मिलेगा 100%। इन 2 में से एक ना एक छपा होता है, कभी कभी दोनों छप जाते हैं। ठीक है, देखिए श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए हमारे पास क्या प्रेरकत्व लगा हुआ है, ठीक है, और क्या लगा हुआ है धारिता लगी हुई है, आर क्या है रजिस्टेंस लिखा, श्रेणी क्रम में क्या है लगे हुए हैं यहाँ पर। इनकी प्रत्यावर्ती स्रोत का हमारे पास क्या है यहाँ पर एक समीकरण है, बी और बी नोट साइन ओमेगा टी यहाँ पर। ठीक है, इसको प्रत्यावर्ती स्रोत से यहाँ पर जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है बी बराबर बी नोट साइन ओमेगा टी यहाँ पर। ठीक है, प्रेरकत्व धारिता संधारिता यहाँ पर, और यहाँ पर बोलोगा श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपने पढ़ा होगा वो अनुनाद, अनुनादी परिपथ क्या होता है, जब परिपथ की आवृत्ति उस परिपथ पर लगाए गए आवर्ती विद्युत वाहक बल की आवृत्ति के बराबर हो तो उसे परिपथ की अनुनादी परिपथ कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है यहाँ पर, अनुनाद के लिए क्या होता है, अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक शर्त क्या होता है, अनुनाद के लिए लिख लीजिए, चाहे अनुनाद के लिए अनुनाद के लिए। ठीक है, अनुनादी के लिए क्या होता है बताइए, कंडीशन आप बताइए क्या होती है।
हमेशा देना है। धारती प्रतिघात प्रेरकी प्रतिघात के बराबर होता है। प्रेरकी प्रतिघात धारती प्रतिघात के क्या होता है, इक्वल होता है। एक सेल बराबर क्या होता है, XC होता है, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एक सेल का अपने फॉर्मूला पढ़ो। एक सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है। प्रेरकी प्रतिघात क्या होता है, ओमेगा। धारती प्रतिघात क्या होता है, बनापान ओमेगा C होती है। अब देखिए ओमेगा की इधर मल्टीप्लाई कर दी, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, बनापान C बचेगा। ठीक है, बनापान C बचेगा, यहाँ पर बचेगा कि नहीं। अब देखिए जहाँ इधर निकाल लीजिए, ओमेगा स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 यल सी हो जाएगा, यहाँ पर हो गया LC। अब देखिए ओमेगा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 यल सी अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है, यल सी अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओमेगा का मान निकाल लिया हमने, निकाल लिया ओमेगा का मान, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने एक पढ़ा होगा आवर्ती बराबर, आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अपान 2 पाई, उसमें पढ़ा हुआ क्लास 11th में। ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा यानी कि एफ बराबर होता है ओमेगा अपान 2 पाई, यानी कि आवर्ती बराबर क्या होता है, एफ ओमेगा अपान 2 पाई होता है फॉर्मूला। होता है कि नहीं होता है, बराबर ओमेगा का मान क्या दिया है, 1 अपान अंडर रूट यल सी दिया है, यहाँ पर दिया है कि नहीं, अपान 2 पाई लिखा हुआ है भाई साहब, लिखा रहने दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर इसको 1 अपान नीचे आ जाएगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट यल सी। ठीक है, अंडर रूट यल सी, यही क्या होगा आपका फ्रिक्वेंसी का, यही क्या होगा अनुनादी आवृत्ति के लिए डेरिवेशन होगा। 100% है, कुछ होता नहीं है, इंपॉर्टेंट है, 100% ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, 2 लाइन का डेरिवेशन है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको जरूर तैयार कर लेना। देखिए क्या दिया यहाँ पर, 10 डायप्टर माइनस के 5 डायप्टर क्षमता वाले पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। ठीक है, इस संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई प्रकृति ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, कुछ है ही नहीं इसमें। क्या दिया है यहाँ पर पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। ठीक है, 2 लेंस होंगे यहाँ पर। तो पहले लेंस की क्षमता कितनी दे दी यहाँ पर, 10 डायप्टर दे दी यहाँ पर। ठीक है, दूसरे लेंस की क्षमता कितनी दे दी यहाँ पर, माइनस के 5 डायप्टर दे दी यहाँ पर, राइट 5 डायप्टर लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, संपर्क में रखें इस संयुक्त लेंस की 30 सेंटीमीटर दूरी पर, संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि क्या देखिए वस्तु की दूरी माइनस का ले लेंगे 30 सेंटीमीटर, उत्तल हो या अवतल हो। ठीक है, संयुक्त 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। 2 सेंटीमीटर वस्तु लंबी मुख्य अक्ष के क्या रखिए, लंबवत रखिए, ओ का वन ऑब्जेक्ट, यानी कि 2 सेंटीमीटर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबवत रखिए। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई जरा बताना किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए संयुक्त लेंस की हम क्षमता निकाल लेंगे। संयुक्त लेंस की क्षमता किस टाइप से निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। P बराबर P1 प्लस का P2 बराबर, P1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, 10 दे दिया है यहाँ पर, P2 का मान कितना दिया है, माइनस का 5 दे दिया है, बराबर क्या हो जाएगा, 5 डायप्टर हो जाएगा यहाँ पर। हो गया डायप्टर। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लीजिए। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी किस टाइप से निकालते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में निकाल लीजिए यहाँ पर। ठीक है, सेंटीमीटर में निकाल लीजिए। एफ बराबर सेंटीमीटर में चूंकि दिया है यहाँ पर। ठीक है, यू को तो एफ बराबर क्या होता है, 100/P होता है यहाँ पर। ठीक है, 100/P का मान कितना दिया है यहाँ पर, P का मान दिया है 5 दिया है यहाँ पर, 5 उड़ा दीजिए इसको, 20 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर। अब लेंस का सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 1/F बराबर क्या होता है, 1/B माइनस का 1/U। सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होगी, B की जरूरत होगी। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर F का मान कहाँ दिया है भाई साहब, F का मान दिया है यहाँ पर, F का मान कहाँ दिया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर F का मान, हाँ F का मान हमने ए निकाला, F का मान निकाल तो लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले B का मान चाहिए, U का मान भी है यहाँ पर। तो B का मान किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर इसका मान निकालेंगे 1/B बराबर क्या हो जाएगा, 1/F हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको ले 1/U हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/B बराबर 1/F, F का मान कितना निकाला, 1/20 निकाला। ठीक है, माइनस का हो जाएगा, क्यों हो जाएगा माइनस का 30 दिया है भाई साहब। देखिए माइनस का 30 दिया तो डायरेक्टली U का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1/30 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर इसका एलसीएम 30 और 20 का एलसीएम जरा बताना कितना आएगा यहाँ पर, कितना है 30 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आएगा यहाँ पर। और इसको भाग कीजिए, 20 3 60, 3 भाग गए, 3 बार पढ़ेंगे और 3 की इसमें मल्टीप्लाई किया 3 यहाँ पर। ठीक है, भागफल देखिए 60 को 20 से भागिए, 20 × 20 20 3 60, 3 भागफल आया, 3 आया यहाँ पर, भाग गया 3। और 3 से यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी टाइप से 30 को इसमें भाग कीजिए, 2 जाएगा यहाँ पर, 2 बार कटेगा, 30 दूना 60, 2 बार कटेगा यहाँ पर, 30 दूना 60, 2 की इसमें मल्टीप्लाई, 2 1 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 कितना हो जाएगा, 1/60 बचेगा। उल्टा कर दीजिए इसको, B का मान कितना आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालनी है यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई आई से लिखते हैं यहाँ पर। तो यानी आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेंस है, लेंस के लिए I/O होता है, बराबर क्या होता है, B/O। अगर बाई चांस दर्पण होता तो माइनस आ जाता है, मालूम होगा।
ठीक है। ये हम तो दिया ना, इसको छोड़ दिया क्योंकि 3 बराबर है, 3 बराबर तो हम क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं, 2 के बराबर सोल्व करते हैं, तो 2 ले लीजिए यहाँ पर। तो आई बटे ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे यू हो जाएगा। हमें किसका मान निकालना है, आई का मान। तो बी बटे यू, ओ की उधर मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान कितना दिया है, बी का मान कितना निकाला 60, यू का मान देख लेना ऊपर 30 था माइनस का, ओ का मान देख लेना ऊपर 2 था, ऊपर 2 था देख लेना, ओ 2 ही था। ठीक है, देख लेना 2 ही था यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए काटिए इसको काटिए, 2 देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 दूनी 4, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ जाएगी, माइनस का 4, यहाँ पर दिखेगी नहीं आपको। आई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4, माइनस का 4 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 4, प्रतिबिंब की लंबाई माइनस का 4 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर माइनस हो गया यहाँ पर, तो क्या होगा हमारे पास, प्रकृति क्या होगा यहाँ पर, प्रकृति यहाँ पर बताइए, प्रकृति क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर, चूंकि माइनस है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा यहाँ पर, उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इस टाइप से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया यहाँ पर, सोल्व हो गया, बस हो गया काम, इतना आपको कर देना। 3 नंबर का क्वेश्चन साहब आए हुए हैं पेपर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः इतना है। तार के तीनों प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तार के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वही देखिए यहाँ पर एक धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का, यानी कि L1 रेशियो L2 रेशियो अनुपात L3 बराबर कितना दिया है यहाँ पर, 3:2:1। इसी टाइप से द्रव्यमानों का आता अनुपात M अनुपात M2 अनुपात M3 अनुपात कितना दिया है, 1:2:3। ठीक है, इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात, यानी कि R1 अनुपात R2 अनुपात R3, इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। लगातार आया क्वेश्चन, 2020 में भी आया था और 2023 में, शायद 2022 में आया था, 23 में नहीं आया यहाँ पर, 22 में भी आया था। ठीक है, 21 में तो पेपर ही नहीं होते। अब सिर्फ आपको एक फार्मूला हमें लिखवाया था, प्रतिरोध का लिखवाया था, देख लेना। आर बराबर क्या होता है, रोयल अपन बी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखिए आर बराबर रोयल अपन बी, एल से मल्टीप्लाई कीजिए और क्या कीजिए, एल से डिवाइड कीजिए। यहाँ पर आर बराबर रोयल अपन ए होता है, बी कहाँ से आ जाएगा, आयतन, सॉरी। ठीक है, ए होता है, ए जल्दबाजी में ए होता है। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा, रोयल अपन ए होता है। ठीक है, अब एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, एल की मल्टीप्लाई कर दीजिए, रोयल स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा, ए एल हो जाएगा जब यहाँ पर। ठीक है, यानी कि देखिए ए क्या है हमारे पास, एल, इसमें ए वाला एल लिखिए। ठीक है, इंग्लिश में दिया फिजिक्स से है। ठीक है, ए एल। अब देखिए ए क्या है हमारे पास, क्या क्षेत्रफल, ए क्या है, लंबाई है। क्षेत्रफल और लंबाई किसके बराबर हो जाती है, आयतन के, ध्यान रखना यहाँ पर। क्षेत्रफल और लंबाई की मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है, आयतन। ठीक है, आयतन हो जाता है कहीं नहीं, यहाँ पर आयतन हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो में समझाया भी था आयतन बी कहाँ से आता है, अगर देखे हुए तो मालूम होगा आपको। ठीक है, रोयल स्क्वायर अपान बी। ठीक है, रोयल स्क्वायर अपन इसकी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, बी ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, बी लिख लिया यहाँ पर। अब बी आयतन बराबर क्या होता है, एक घनत्व बराबर फार्मूला पढ़ा होगा आपने। देखिए घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है, घनत्व मतलब रो तो यहाँ पर डी से लिख लीजिए, घनत्व किससे लिख लीजिए, डी से। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान डिवाइडेड बाय घनत्व हो जाएगा, एम अपान डी लिख सकते हैं बी की जगह पर। ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पर, रो यल स्क्वायर अपान क्या आ जाएगा, एम अपान डी, एम अपान डी आ जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा एम अपान डी, हो जाएगा एम अपान डी। अब देखिए डी कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रो यल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर। हो गया डी, हो गया डी। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमें क्या पता है, देखिए हमें यल पता है, एम पता है, कुछ नहीं पता तो कि इसको क्या मान लेंगे, कोस्टेंट मान लेंगे यहाँ पर। मान लिया तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, एल स्क्वायर अपान एम बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, एल स्क्वायर अपान एम। तो इसको यहाँ पर समानुपाती एल स्क्वायर अपान एम बचा यहाँ पर, एल स्क्वायर अपान एम। ठीक है, जब इसको हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये कोस्टेंट आ जाता है, जब कोस्टेंट हटाते हैं तो ये आ जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, R1 अनुपात R2 अनुपात R3 लिख सकते हैं, नहीं बराबर, इसी को लिख लीजिए L1, 2 हैं चूँकि L1 अपान M1, लेकिन इस पर स्क्वायर लगाओ, इस पर 3 बार लिख लीजिए, इसके लिए L2 स्क्वायर अपान M2 लिख दिया यहाँ पर, अनुपात L3 स्क्वायर अपान M3 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया। अब देखिए R1
अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर L1 का मान देखिए क्या है, जस्ट लिखा हुआ 3, 3 का स्क्वायर डायरेक्टली कर दे, 3 का स्क्वायर 3 3 9 डायरेक्टली हो जाएगा, बट M1 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। रेशियो L2 का मान कितना दिया, L2 ये देखिए L2 का मान कितना है 2, डायरेक्टली करें 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बटे M2 का मान कितना दिया यहाँ पर, M2 का मान देखिए M2 का मान कितना है यहाँ पर, M2 का मान कितना है 2 है, यहाँ पर 2 लिख लिया, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह सही से लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए L3 का मान क्या है, यहाँ पर L3 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, M3 का मान कितना है 3 है, M3 का मान कितना है 3 है यहाँ पर, तो 3 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया 3, लिख लिया 3। अब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 6 की क्या कर देंगे यहाँ पर हम 6, इनके एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब 6 की क्या कर देंगे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 6 की 3 दूनी 6 हो जाएगा नहीं, 6 हो जाएगा 6 यहाँ पर, यह रहने दीजिए, पहले 2 से इसको उड़ा दीजिए और फायदे में रहेंगे आप। R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर, अब सही रहेगा 9 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1/3। अब 3 की इस सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसका एलसीएम ऐसे भी 3 आ जाएगा, इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे 1 होगा, इनका एलसीएम सबका आ 3 और 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ठीक है। 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अनुपात 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, अब इसमें करेंगे 1/3 लिखा हुआ, इसमें 3